नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है आर्थिक स्वतंत्रता। अक्सर ये सवाल मन में आता है और शायद आपके भेजे गए दस्तावेजों में भी ये झलकता है कि भाई इतनी मेहनत के बाद भी मैं आर्थिक रूप से फंसा हुआ क्यों महसूस करती हूँ। अच्छी नौकरी है, ठीक ठाक कमाई भी है, बिल भी टाइम पर भर रहे हैं, फिर भी महीने के आखिर में लगता है जैसे कुछ हाथ नहीं आया। और जैसा इन स्रोतों में बार बार जिक्र है, ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, असली कमी है अपने समय पर, अपने विकल्पों पर और हाँ, अपनी मानसिक शांति पर नियंत्रण की। बिल्कुल। ज्यादातर लोग जैसे गरीबी समझते हैं ना, वो असल में एक पैटर्न है। कमाना, खर्च करना और फिर से वही चक्कर। आपके भेजे गए कुछ लेख इसे बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, वीकेंड की छुट्टी वाली आर्थिक गुलामी। मतलब हफ्ते भर काम करो और बस 2 दिन की आजादी। तो आज हम इसी चक्र को तोड़ने के तरीकों पर बात करेंगे, जैसा इन दस्तावेजों में सुझाया गया है। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा माइंडसेट कैसे हमारा भविष्य तय कर सकता है, कैसे सिर्फ एक नहीं बल्कि आय के कई रास्ते बनाए जा सकते हैं, और सबसे जरूरी पैसे को समझदारी से कैसे संभाला जाए ताकि एक ऐसा जीवन बने जहां पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, हमारी सोच, हमारी मानसिकता। क्योंकि इन दस्तावेजों में एक बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि बाहर की दौलत वो अक्सर अंदर के विश्वासों का ही आईना होती है। अगर मन में हमेशा कमी का एहसास रहेगा तो फिर प्रचुरता आएगी कैसे। एक दिलचस्प शब्द जो इन कागजात में इस्तेमाल हुआ है वो है कमी की मानसिकता या स्कार्सिटी ट्रैप। हम बचपन से सुनते आए ना, खूब पढ़ो, अच्छी सेफ नौकरी पाओ, पैसे बचाओ। लेकिन ये स्रोत सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ बचत करना, क्या वो अमीर बनाता है या ये बस पैसा खोने का डर बनाए रखता है। ये कमी की मानसिकता का मतलब ही यही मानना है कि पैसा, मौके या समय वो कभी काफी नहीं होंगे। और ये सोच, जैसा इन विश्लेषणों में बताया गया है, लोगों को सुरक्षा से चिपके रहने पर मजबूर करती है, उन्हें आगे बढ़ने या कह लीजिए जोखिम लेने से रोकती है। यहाँ एक बड़ा सोचने वाला सवाल भी उठाया गया है इन सोर्सेज में। हाँ। कि अगर आज आपकी आमदनी अचानक रुक जाए, हाँ। तो आप बिना घबराए कितने महीने अपना गुजारा चला सकते हैं? हाँ। अगर जवाब 6 महीने से कम है, हाँ। तो दस्तावेज कहते हैं कि ये आर्थिक निर्भरता है, स्वतंत्रता नहीं। ओ। अमीर या कह लें प्रचुरता वाली मानसिकता का फर्क यहीं दिखता है। इन स्रोतों के अनुसार वो ये नहीं सोचते क्या मैं ये खरीद सकता हूं, बल्कि उनका सवाल होता है मैं ये कैसे खरीद सकता हूं। एक सवाल दरवाजे बंद करता है, दूसरा नए रास्ते खोलता है। इन दस्तावेजों में वॉरेन बफेट, ओप्रा विनफ्रे, एलन मस्क जैसे लोगों का जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लाखों करोड़ों से शुरुआत नहीं की, बल्कि एक अलग सोच से की। उन्होंने पैसे को मालिक नहीं, एक साधन समझा। उनका ध्यान सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि मूल्य बनाने पर था, वैल्यू क्रिएशन पर। बिल्कुल। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी किताब रिच डैड पुअर डैड का भी इन स्रोतों में हवाला है, वो इसी बात पर जोर देते हैं। उनके गरीब पिता जो पढ़े लिखे थे पर हमेशा नौकरी की सुरक्षा को ही देखते थे, हाँ। और उनके अमीर पिता जो एक उद्यमी थे और फाइनेंशियल एजुकेशन और संपत्ति बनाने पर ध्यान देते थे। इनके बीच का जो बुनियादी फर्क था ना, जैसा कि बताया गया है, वो सिर्फ सोच का था। तो निष्कर्ष साफ है, जैसा इन लेखों से पता चलता है, नौकरी आपको तनख्वाह दे सकती है, लेकिन सही मानसिकता वो आपको दौलत देती है। एक पुष्टि वाक्य भी सुझाया गया है, जिसे शायद रोज दोहराने से फायदा हो सकता है। क्या है वो? मैं अपनी वित्तीय किस्मत खुद बनाता हूं। पैसा मेरी ओर आसानी से आता है क्योंकि मैं उसे समझदारी और उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करता हूं। दिलचस्प। तो सोच बदलने के बाद इन दस्तावेजों में पैसा कैसे काम करता है, इस पर क्या खास बातें हैं? एक जगह पढ़ा मैंने कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, ये एक तरह की ऊर्जा है। ये उन लोगों की तरफ बहती है जो इसे समझते हैं, इसका सम्मान करते हैं और इसे बढ़ाना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पैसे को समझने के लिए एक बहुत ही सरल नियम इन स्रोतों में बार बार दोहराया गया है। संपत्ति बनाम देनदारियां, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। हाँ, ये मैंने भी देखा। सीधी सी परिभाषा दी गई है। अगर कोई चीज आपकी जेब में पैसा डालती है तो वो संपत्ति है। ठीक है। अगर वो आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वो देनदारी है। बहुत सरल। हाँ, पर यहाँ अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं।
जैसे एक नई चमचमाती कार खरीदना। लगता है कि ये एक एसेट है, एक संपत्ति है। हाँ, लगता तो है। लेकिन जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत गिरने लगती है। आपका घर, ये संपत्ति तभी है जब वो किराया दे रहा हो या उसकी कीमत लगातार बढ़ रही हो, वरना ये सिर्फ एक सुंदर सी देनदारी है जिसके लिए आप हर महीने ईएमआई भरते हैं। सही कहा। इन स्रोतों के अनुसार अमीर लोग संपत्ति जमा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टॉक, रियल एस्टेट जो आय दे, अपना बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिससे रॉयल्टी मिले, या फिर डिजिटल उत्पाद। वहीं दूसरी तरफ कई लोग अनजाने में देनदारियां जमा करते रहते हैं। लेटेस्ट फोन, जरूरत से बड़ा घर, क्रेडिट पर ली गई महंगी गाड़ियां। नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो का जिक्र भी काफी अहमियत से किया गया है। उसे वित्तीय सिस्टम का ऑक्सीजन कहा गया है। तो मुद्दा ये नहीं कि कितना कमाया, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि उसमें से कितना रुका और कितना बढ़ा। एग्जैक्टली। एक सरल उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए 2 लोग महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। एक उसमें से 10,000 रुपए बचाता है, दूसरा समझदारी से 30,000 रुपए निवेश करता है। स्रोत पूछते हैं 10 साल बाद कौन ज्यादा स्वतंत्र होगा? जवाब साफ है। हाँ, शायद हम सबको पता है। तो यहाँ मुख्य सीख ये निकलती है, हमेशा अपने कैश फ्लो पर नजर रखें। हर महीने खुद से पूछें, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि कहा जाता है जिसे आप ट्रैक नहीं करते उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते और अक्सर खो देते हैं। सही बात। और यहीं पर वो सुनहरा नियम आता है जो लगभग हर फाइनेंशियल गाइडलाइन में मिलता है और इन स्रोतों में भी प्रमुखता से है। हमेशा पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है, कोई भी बिल भरने, ईएमआई चुकाने या शॉपिंग करने से पहले अपनी आमदनी का एक तय हिस्सा, आमतौर पर 10-20% सुझाया गया है, बचत या निवेश के लिए अलग निकाल दें। आप पैसे के लिए मेहनत करते हैं, अब कुछ पैसे को अपने लिए मेहनत करने दें, उसे काम पर लगाएं। ये बात तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मानसिकता और पैसे की समझ के बाद एक बड़ा हिस्सा इन स्रोतों में आय के कई जरिए बनाने पर है। यहाँ एक चेतावनी दी गई है कि सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना वो वित्तीय सुरक्षा नहीं बल्कि एक बड़ा जोखिम है। बहुत बड़ा जोखिम। सोचिए, अगर वो एक आय का स्रोत किसी वजह से बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी जीवन शैली चरमरा सकती है। लेकिन इन दस्तावेजों के अनुसार अगर आपके पास 3 या 4 अलग-अलग स्रोत हैं तो आप अनिश्चितता से डरते नहीं बल्कि अपना जीवन अपनी शर्तों पर डिजाइन करते हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और इन सामग्रियों में अलग-अलग तरह के इनकम स्ट्रीम्स का वर्णन है। पहला है एक्टिव इनकम, यानी सक्रिय आय। जब आप अपना समय देकर पैसा कमाते हैं, जैसे नौकरी या फ्रीलांसिंग। ये शुरुआत के लिए अच्छा है, पर इसमें लिमिटेशन है क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। दूसरा, और जिस पर ज्यादा जोर दिया गया है, वो है पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। इसका मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना कि पैसा तब भी आता रहे जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, यहां तक कि सोते समय भी। अच्छा। इसके उदाहरण दिए गए हैं। निवेश से आय, जैसे डिविडेंड, म्यूचुअल फंड रिटर्न, रियल एस्टेट से किराया, वैल्यू एप्रिसिएशन, डिजिटल उत्पाद बनाकर, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग या किसी काम की रॉयल्टी। ठीक है। इन सभी में शुरुआत में मेहनत और समय लगता है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ एक दिलचस्प तुलना की गई है। ये पेड़ लगाने जैसा है। पेड़ लगाने जैसा? हाँ, आप बीज बोते हैं, कुछ समय तक पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, और फिर एक दिन वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि बिना ज्यादा मेहनत के लगातार फल और छाया देता रहता है। ये निष्क्रिय आय सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या इन दस्तावेजों में शुरुआत में लगने वाली मेहनत या संभावित जोखिमों का भी जिक्र है? क्योंकि कई बार ये बहुत आसान लगता है सुनने में। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर स्पष्ट हैं कि निष्क्रिय का मतलब बिना मेहनत तो बिल्कुल नहीं है। खासकर शुरुआत में डिजिटल उत्पाद बनाने में समय लगता है, एक्सपर्टीज लगती है। रियल एस्टेट में पूंजी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। निवेश में बाजार का रिस्क तो हमेशा है ही। सही। इनमें से कोई भी जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये सब धीरे धीरे सोच समझकर संपत्ति बनाने के तरीके हैं। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, और शुरुआती असफलताएं भी संभव हैं, जिनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी था। साथ ही ये स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि हम आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए शायद इतिहास के सबसे अच्छे दौर में जी रहे हैं। इंटरनेट ने संभावनाएं बहुत बढ़ा दी हैं। बिल्कुल। अब कहीं से भी सिर्फ एक लैपटॉप और किसी हुनर के साथ कमाई करना संभव है। सही का।
जैसे अगर आपको सिखाना पसंद है तो ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, कहानियां कहना अच्छा लगता है तो यूट्यूब या पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, एक एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं। इन दस्तावेजों का सार यही है कि दुनिया अब आपके ऑफिस में बिताए घंटों के लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए मूल्य, वैल्यू के लिए भुगतान करने को तैयार है। बिल्कुल, और व्यवसाय और उद्यमिता पर भी काफी जोर है। एक छोटा व्यवसाय शुरू करना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है, ऐसा इन लेखों का मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ दें, लेकिन कुछ छोटा सा शुरू करना, भले ही साइड में, वो आपको एक ओनरशिप का एहसास देता है। एक छोटा सा साइड हसल भी आपकी सोच को कर्मचारी से निर्माता में बदल सकता है। सही। और एक जरूरी बात जो याद दिलाई गई है, शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार मत करो। शुरू करने का काम ही उस समय को सही बना देता है। लक्ष्य कम से कम 3 अलग-अलग आय धाराएं बनाने का होना चाहिए, जैसा कि सुझाव दिया गया है, ताकि अगर एक स्रोत धीमा भी पड़े तो दूसरे आपको संभाले रखें। ठीक है, कमाई बढ़ाने के तरीके जानने के बाद असली खेल शायद उसे संभालने का है, जैसा कि ये कागजात बताते हैं। कमाना एक बात है, लेकिन कमाए हुए को सहेजना और बढ़ाना, स्वतंत्रता की कहानी शायद वहीं से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल वहीं से। और पैसे को समझदारी से प्रबंधित करने के लिए एक लोकप्रिय फॉर्मूला इन गाइडलाइंस में सुझाया गया है, 50-30-20 नियम। 50-30-20 ये क्या है? सीधा सा हिसाब है, आपकी आय का लगभग 50% आपकी जरूरतों, नीड्स पर खर्च होना चाहिए, जैसे किराया, बिल, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट। ठीक है। 30% आपकी चाहतों, वांट्स पर, जैसे घूमना फिरना, शौक, मनोरंजन, बाहर खाना। और सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम 20% बचत और निवेश, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। कम से कम 20%। हाँ, जाहिर है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बस एक गाइडलाइन है। इसे अपनी स्थिति के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर पक्का करना है कि आय का एक निश्चित हिस्सा, कम से कम 20% का लक्ष्य रखें, वो आपके भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने में लग रहा हो। निवेश शुरू करने से पहले एक और चीज पर इन स्रोतों में बहुत जोर दिया गया है, एक सुरक्षा जाल बनाना, जिसे आपातकालीन निधि या इमरजेंसी फंड कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक ऐसी जगह रखना जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके, जैसे कोई लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और आर्थिक स्वतंत्रता की पहली शर्त है मानसिक शांति, जो ये फंड देता है। बिल्कुल। और उस सुरक्षा जाल के बाद आता है निवेश, यानी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। इन दस्तावेजों में धन बनाने के 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। कौन कौन से? महंगाई को मात देने और संपत्ति बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका साबित हुआ है। हालांकि ये भी साफ है कि इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी शामिल है। दूसरा, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, ये स्थिरता और नियमित किराए के रूप में निष्क्रिय आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, पर इसमें बड़ी पूंजी लगती है और ये कम लिक्विड होता है, मतलब बेचना आसान नहीं होता हमेशा। सही। तीसरा, अपना व्यवसाय या स्टार्टअप, बिजनेस स्टार्टअप, इसमें सबसे ज्यादा घातीय लाभ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना होती है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा जोखिम और मेहनत भी। तो काफी विकल्प हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम चेतावनी भी दी गई है, कभी भी ऐसी किसी चीज में निवेश ना करें जिसे आप अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। ये जरूरी है। पहला निवेश हमेशा अपनी वित्तीय शिक्षा में करें। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे और उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात जिसकी चेतावनी इन स्रोतों में दी गई है, वो है जीवन शैली मुद्रास्फीति से बचना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, ये बहुत कॉमन ट्रैप है। होता क्या है कि जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है, हम अक्सर अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। पहले से बेहतर फोन, महंगी गाड़ी, बड़ा घर। इन दस्तावेजों के अनुसार ये चीजें आपको अमीर दिखा सकती हैं, पर अमीर बनाती नहीं। बिल्कुल। असली दौलत अक्सर शांत होती है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, उसे जरूरत होती है निरंतरता की। इसलिए सलाह दी गई है, जब भी आपकी आय बढ़े, अपनी जीवन शैली बढ़ाने की बजाय अपना निवेश बढ़ाएं। हाँ, क्योंकि आज बचाया गया हर रुपया आपके कल की आजादी खरीद रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? आज हमने इन स्रोतों से कई महत्वपूर्ण बातें समझी। एक बात जो बार बार सामने आई वो ये कि आर्थिक स्वतंत्रता किस्मत का खेल नहीं,
बल्कि सीखने और अनुशासन का नतीजा है। ये सिर्फ आय के बारे में नहीं, बल्कि इरादे और योजना के बारे में है। माइंडसेट, ये विश्वास कि आप प्रचुरता बना सकते हैं, कमी नहीं। दूसरा, ज्ञान, ये समझना कि पैसा असल में काम कैसे करता है, संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है, कैश फ्लो क्या है। तीसरा, आय के कई स्रोत, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, एक पर निर्भर रहने के बजाय धीरे धीरे कई स्रोत बनाना। चौथा, प्रबंधन, मैनेजमेंट, पैसे को उद्देश्य के साथ बचाना, निवेश करना और खर्च करना। वो 50-30-20 वाला नियम याद है ना? हाँ, बिल्कुल। और पांचवा, अनुशासन, डिसिप्लिन, धीमी प्रगति के बावजूद लगातार लगे रहना, कंसिस्टेंसी। ये 5 स्तंभ, मानसिकता, ज्ञान, कई स्रोत, प्रबंधन और अनुशासन। और जैसा कि इन दस्तावेजों में कहा गया है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जरूरी है उस मुकाम तक पहुंचना जहां आपका पैसे पर नियंत्रण हो, न कि पैसे का आप पर। एग्जैक्टली। वो कंट्रोल ही असली आजादी है। और ये सफर आज एक छोटे कदम से शुरू हो सकता है, एक निर्णय लेने से कि आप अपने वित्त का नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे, खुद को शिक्षित करेंगे, देनदारियों की बजाय संपत्ति बनाएंगे और एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें पसंद, उद्देश्य और शांति हो। बिल्कुल। सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका असली मतलब है उस जीवन को जीने के लिए आजाद समय होना जिसे आप सच में जीना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर। इन स्रोतों का अंतिम संदेश शायद यही है, छोटा शुरू करें, समझदारी से शुरू करें, लेकिन आज ही शुरू करें, क्योंकि सबसे अच्छा निवेश जो आप कभी कर सकते हैं वो आप खुद में हैं। बहुत खूब। इन स्रोतों पर विचार करते हुए एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है, क्या आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हर किसी के लिए एक ही है, या यह व्यक्तिगत मूल्यों और जीवन के लक्ष्यों पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है? शायद इस पर सोचने के लिए कुछ है।